नमस्कार। आज हम रीतिकाल की परिस्थितियों का वर्णन करेंगे। रीतिकाल हमारा हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाला तीसरा काल है। पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, भिन्न भिन्न नामों से इस काल को पुकारा जाता है। तो ये काल है। इसकी समय सीमा 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक मानी जाती है। ये जो समय सीमा है इसकी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। और जो रीति काल है, रीति शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो रिंग धातु में किच प्रत्यय लगाकर रीति का व्युत्पत्तिगत अर्थ मार्ग माना है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति विशेष के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। हिंदी के मध्यकालीन कवियों ने काव्य रचना पद्धति के लिए रीति शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीति काव्य से तात्पर्य रीति युग से माना गया है। समस्त काव्य नहीं, वर्ण एक विशेष उद्देश्य एवं प्रवृत्ति के वशीभूत लिखा गया काव्य है। वह काव्य जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई है। इसमें काव्य के सिद्धांतों, अलंकार, रस, ध्वनि, नायिका भेद, नक्सिक गुण आदि को ध्यान में रखकर लिखा गया काव्य माना जाता है। इस प्रकार का काव्य रीति युग में हम दो रूपों में देख सकते हैं। प्रथम तो लक्षण को देकर उसे स्पष्ट करने वाले उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत काव्य, दूसरे बिना लक्षण दिए केवल उसको ध्यान में रखकर लिखा गया काव्य। तो रीतिकाल की परिस्थितियां जानने से पहले हम थोड़ा सा रीतिकाल के बारे में जान लेते हैं। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीति में 3 तरह के कवि आते हैं, जिसमें एक में तो आते हैं केशव, चिंतामणि और भिखारीदास वगैरह आदि देव। दूसरा जो है उसमें आते हैं हमारे बिहारी, जो कि रीति सिद्ध कवि माने गए हैं। तीसरा है रीति मुक्त कवि, जो कि घनानंद, आलम बोधावर ठाकुर। तो रीतिबद्ध और दूसरा रीति सिद्ध कवि और तीसरे रीति मुक्त कवि। तो इसकी परिस्थितियों में सबसे पहले हम राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। रीतिकाल का आरंभ शाहजहां के उत्तरार्ध से होता है। शाहजहां में एक ओर धार्मिक असहिष्णुता थी तो दूसरी ओर सांस्कृतिक तथा कलागत उदारता थी। राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर रहा। शाहजहां ने उत्तर भारत के अतिरिक्त दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा राज्य तथा उत्तर पश्चिम सिंध के लहरी बंदरगाह से लेकर असम में सिलहट और अफगान प्रदेश के बिस्त के किले से लेकर दक्षिण के ओसा तक एक छत्र राज्य की स्थापना की थी। देश में शांति थी, राजकोष भरा पूरा था, ताजमहल और मयूर सिंहासन का निर्माण हो चुका था। किंतु शाहजहां के रुग्ण होने और उसकी मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ होते ही साम्राज्य ह्रास की तरफ उन्मुख हो गया। अपनी धार्मिक सहिष्णुता और उदारता के लिए लोकप्रिय दारा सिकोह की हत्या और औरंगजेब द्वारा सत्ता हथियाना व औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, साम्राज्य विस्तार लिप्सा, साहित्य, संगीत, कला विलास के प्रति उसकी चिढ़ तथा अमानुषिक व्यवहार से विक्षुब्ध हिंदू जनता, बौखलाए नरेशों का विद्रोह आदि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके अयोग्य, असमर्थ, विलासी उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य को दृढ़ करने में समर्थ रहे। केंद्रीय शक्ति की असमर्थता के फलस्वरूप जाट, राजपूत, मराठा, सिखों के साथ छोटे छोटे जागीरदार भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते गए कि साम्राज्य मात्र
दिल्ली आगरा तक ही सिमट कर रह गया। फिर सन 1738 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण, सन 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने शासन की नींव हिला दी। विदेशी व्यापारियों विशेष अंग्रेज स्थिति का लाभ उठाकर धीरे धीरे भारत पर आधिपत्य स्थापित करने लगे। मुगल सम्राट नाम मात्र के शासक रह गए, वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी इतने मद्यप और विलासी थे कि राजकार्य से निर्लिप्त हो अमीर वर्ग के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। सम्राट जहांदार शाह का सारा कार्य रक्षिता लाल कुंवर के संकेत पर चलता था। उसने अनेक वेश्याओं के संबंधियों तबलचियों को शासन के उत्पच पर नियुक्त किया। एक प्रसिद्ध इतिहासकार के शब्द हैं कि गिद्धों के नीड़ों में उल्लू रहने लगे और बुलबुलों का स्थान कागों ने ले लिया था। सम्राट मोहम्मद शाह नाच रंग व मदिरापान में इतने लीप्त थे कि उनका नाम रंगीला पड़ा। घोर नैतिक पतन का काल था। देशी नरेशों की हरमों में भी वेश्याओं और रक्षिताओं की कमी नहीं थी। विलास सर्वत्र बह रहा था। मुगल शासकों की देखा देखी हिंदू सामंत व नरेश भी उन्हीं के कदमों पर चलने लगे। वैभव विलास में मगन हुए। राजपूतों के हठ पुरुष में नजाकत व कोमलता आ गई। सवाई राजा जयसिंह के उत्तराधिकारी पैरों में घुंघरू बांधकर अपने अंतपुर में नृत्य करते थे। तो कर्नल टाड ने लिखा है कि अफीम के मद में टप्पे की धुन पर मस्त होकर राजपूत स्वर्गीय आनंद का अनुभव करते थे। तो ये थी राजनीतिक परिस्थितियाँ। इनका जो निष्कर्ष है या फिर इसका जो मोटे तौर पर जो इसके पॉइंट निकाले हैं मैंने वो हैं कि मुगल वंश का चरमोत्कर्ष, रजवाड़ों में आपसी ईर्ष्या की भावना, अंग्रेजी साम्राज्य की सुदृढ़ता, शाहजहां एवं जहांगीर या ताजमहल पर का निर्माण, औरंगजेब का आगमन, अंग्रेजों ने उठाया मौके का फायदा और छोटे छोटे राज्यों की स्थापना। इसके बाद है हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियों में इस रीतिकाल में गरीबों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल शोचनीय थी। शासक व संपन्न वर्ग श्रम किए बिना ही संपन्न था। कृषक तथा श्रमजीवी वर्ग सभी शोषित थे। शासक वर्ग के कर्मचारी मात्र अपने से ऊपर के ओहदे वालों को प्रसन्न करने में जुटे थे। जनसाधारण की समस्या से विरत शासक वर्ग केवल अपने विलास में ही मगन था। सुरा सुंदरी की आराधना सर्वत्र थी। महलों में लगने वाले रूप बाजारों का प्रभाव जन सामान्य पर भी पड़ा। फलस्वरूप पुरुष का ह्रास हुआ। मनोबल की कमी के साथ बौद्धिक स्तर भी बहुत नीचा हो गया। जीवन के संघर्ष से सामंतीय जीवन का कोई सरोकार नहीं था। जन सामान्य में अंधविश्वास और रूढ़ियों का बोलबाला था। जनता प्राय अशिक्षित थी। विलास के कारण बाल विवाह और बहुविवाह की प्रथाएं प्रचलित थी। जनता में नागरिकता का पूर्ण अभाव था। उस समय युग को कई महामारियों का प्रकोप भी सहना पड़ा। कला कौशल और व्यापार शासकों द्वारा उपेक्षित होने के कारण आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया है। सभ्यता और संस्कृति के ह्रास के साथ युग को अपहरण उच्च वर्ग के लिए ह्रास के साथ साथ इस युग को आर्थिक संकट भी देखना पड़ा। नारी संपत्ति के रूप में मान्य थी। किसी भी कन्या का अपहरण उच्च वर्ग के लिए साधारण बात थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। कुल मिलाकर जन सामान्य की सामाजिक व आर्थिक स्थिति दयनीय थी। संपन्न तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी निरंतर संपन्न हो रहे थे। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बड़ी खाई थी। यथा राजा जैसी प्रजा वाली स्थिति थी। विलासिता, नारी भोग और कामुकता में सब मगन थे। आय का स्रोत सिर्फ कृषि थी और शोषण की प्रवृत्ति ज़्यादा थी। नारी की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। प्रेम व्यापार बढ़ने लगा। जनता बहुत ही दुखी थी और राष्ट्रीयता का अभाव था। अगली परिस्थितियाँ हमारी धार्मिक परिस्थितियाँ। नैतिक पतन का काल था। धर्म अंधविश्वास रूढ़िवादी आडंबर में फंस कर रह गया था। पंडित और मुल्ला समाज के नियामक हो गए। उनका कथन वेद वाक्य और कुरान था। भक्ति काल के आराध्य कृष्ण और राधा की सात्विकता मथुरा भक्ति स्थूल इंद्रियता, लोलुपता व कामुकता में बदल गई। राधा और कृष्ण के बहाने कामुकता का खुलकर प्रदर्शन हुआ। मस्ती और मठ वासना के घर बन गए। चैतन्य व वल्लभ संप्रदाय की गदियां तक भी सस्ती रसिकता में निमग्न
हो गई। राम भक्ति में भिन्न भिन्न संप्रदायों की भी यही गति थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम छैल छबीले नायक के समान सरयू नदी के किनारे काम क्रीड़ा करने लगे। आदर्श सीता एक सामान्य विलासिनी रमणी के समान चित्रित की गई। रसिक संप्रदाय राम भक्ति में चल पड़ा, जो राम सीता की संयोग लीलाओं को सखी बनाकर निहारने लगे। निर्गुण भक्तों पर भी विलासपरक दृष्टि का प्रभाव पड़ा। सूफियों के अनेक संप्रदायों में श्रृंगार, नक्सिक वर्णन, नायिका भेद का समावेश होने लगा। बड़े बड़े महंतों की गदियां छत्रवान राजाओं के वैभव से टक्कर खाने लगी। एक प्रसिद्ध इतिहासकार लिखते हैं कि उनके विलास के लिए जो साधन एकत्रित किए जाते थे, अवध के नवाब तक को उनसे ईर्ष्या होने लगी। मंदिरों और मठों में देवदासियों का सौंदर्य और उनके घुंघरुओं की झनकार मठाधीशों की सेवा और मनोरंजन के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहती थी। सूक्ष्म आध्यात्मिकता की विकृति का यह स्थूल रूप वास्तव में धर्म के इतिहास में एक अंधकारपूर्ण पृष्ठ है। निर्गुण भक्ति परंपरा के अनुयायी अपेक्षाकृत संगठित संयमी थे। सगुणों की अपेक्षा उनमें विकृति कम थी और 17वीं शताब्दी में लालदासी, सतनामी, नारायणी पंथ हुए और 18वीं सदी में प्राणनाथ, धरणीनाथ, चरणदास इत्यादि संतों ने अपने मत का प्रचार किया। इस तरह युग की विलासपरक दृष्टि का धार्मिक संप्रदायों पर प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक परिस्थितियां। इस युग में देश की सांस्कृतिक अवस्था भी अत्यंत शोचनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारवादी नीति तथा संतों और सूफियों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू और इस्लाम संस्कृतियों के निकट आने का जो क्रम था, वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण प्राय समाप्त हो गया था। तत्व चिंतन का स्थान भौतिकता ने ले लिया। मंदिर ऐश्वर्य व विलास स्थल बढ़ गए। इस्लाम धर्म पर इस विलास वैभव का प्रभाव तो नहीं पड़ा, पर रूढ़िवादिता बढ़ गई। इस तरह हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म मूलभूत सिद्धांतों से दूर पड़ गए थे। केवल बाह्याचरण ही धर्म पालन रह गया था। पुजारी और मुल्ला जनता के अंधविश्वास का अनुचित लाभ उठा रहे थे। धर्म स्थान पापाचार तथा भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। सूफी और संत इस युग में भी थे, पर ये मात्र प्रचारक थे, इसलिए कोई शक्तिशाली परिवर्तन लाने में असमर्थ थे। जहाँ तक ललित कलाओं का संबंध है, कला स्वांत सुखाई न होकर इस काल में व्याख्यान व प्रदर्शन की वस्तु हो गई थी। चित्रकला, काव्य कला, संगीत कला का विकास संरक्षकों की रुचि के अनुसार हुआ। उसमें भी श्रृंगारिकता व प्रदर्शन वृत्ति की प्रधानता रही। राजस्थानी, राजपूतानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, सभी चित्रों में स्त्रियों के नग्न सौंदर्य के चित्रण में कलाकारों की कल्पना दिखाई दी। 12मासा ऋतुवर चित्रण, नक्सिक वर्णन, चित्रों में भाव शून्यता, गहन जीवन दृष्टि, आत्मिक शक्ति का भाव था। स्थापत्य कला में वैभव प्रदर्शन की प्रवृत्ति शाहजहां में चरमावस्था पर थी। अकबर द्वारा निर्मित अनेक लाल पत्थर के भव्य भवनों को ढाकर संगमरमर के मंडपों का निर्माण हुआ। संगमरमर के कटावदार मेहराब, मूल्यवान पत्थरों की जड़ाई, परिष्कृत सज्जा तथा सूक्ष्म अलंकरण शाहजहां द्वारा निर्मित भवनों की विशेषता है। ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल, शीश महल, मूसम बुर्ज व मच्छी भवन आदि मुख्य इमारतों में इनकी आत्मा श्रृंगारिक दिखती है तथा इसमें विलासपरक ऐश्वर्य प्रधान जीवन दृष्टि का परिचय मिलता है। औरंगजेब का समय कला का अवसान युग है। कुछ इमारतें बनी पर उनमें भव्यता नहीं आ पाई। वह संगीत का एकदम विरोधी था और बाद में मुहम्मद शाह ने संगीत कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और शाह आलम ने गुजरात व लखनऊ में कुछ इमारतें बनवाई। देसी राजा और नवाबों ने भी ललित कलाओं के संरक्षण व विकास में योग दिया। परिणाम की दृष्टि से यह काल ललित कला के क्षेत्र में सर्वाधिक समृद्ध काल था। इसमें हिंदू और मुसलमान संस्कृतियों दोनों की छाप दिखाई देती है। साहित्यिक परिस्थितियाँ। साहित्य और कला की दृष्टि से यह युग समृद्ध था। प्रदर्शन और अलंकरण इस युग का प्रधान स्वर है। साहित्य व कला आश्रयदाताओं के आश्रय में फैला, इसलिए कलाकार को अपने आश्रयदाताओं की अभिरुचि का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। प्रतिभावान कलावंतों के लिए शाही दरबार खुला था। कलाकारों में प्रतियोगिता व प्रतिस्पर्धा की भावना थी कि किसी तरह अपनी प्रतिभा का लोहा अल्प समय में मनवा लिया जाए। मुगल दरबार की भाषा फारसी थी। फारसी की 2 शैलियाँ प्रचलित थी, एक भारत ईरानी, दूसरी शुद्ध ईरानी।
प्रथम शैली के प्रतिनिधि लेखक अबुल फजल थे। इसमें अलंकरण की प्रधानता थी। शाहजहां आत्म प्रशंसा का प्रेमी था। इसके दरबार में कसीदे पढ़े जाते थे। तत्कालीन नवाबों, सामंतों और देसी नरेश में भी यह प्रवृत्ति जोरों पर थी। हिंदी साहित्य को उस समय के दरबारी फारसी कवियों से होड़ लेनी थी। इसलिए रीतिकालीन साहित्य में भी अलंकरण प्रदर्शन पर बल मिलता है। चूँकि भारतीय साहित्य में गजल की श्रृंगारिकता, लैला मजनू, शीर फरहाद के साहसिक प्रेम की कहानी नहीं थी। भारतीय नायकों के आदर्श कृष्ण राम थे, इसलिए इन्हीं को उन्होंने फारसी नायक नायिकाओं के अनुरूप गढ़ा। सामंती छत्रछाया में रीतिकालीन साहित्य पोषित हुआ। साहित्य सर्जन का उद्देश्य चमत्कार, पांडित्य प्रदर्शन तथा आश्रयदाता की रुचि की संतुष्टि ही रहा। यही कारण है कि श्रृंगारिकता और आचार्यता दोनों का निर्वाह अधिकांश कवियों ने किया। औरंगजेब की कट्टर नीति से हिंदी का मुगल दरबार से बहिष्कार हो गया, परंतु देसी राजाओं ने हिंदी को पोषित व समृद्ध करने में अहम भूमिका निभाई। धन्यवाद।